हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर अशोक कुमार साहब के बाद किसी ने स्टारडम देखा तो वो थे दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब और देव आनंद साहब। 1950s और 1960s को इन तीनों की होली ट्रिनिटी ने कंप्लीटली डोमिनेट किया। साल की हर ब्लॉकबस्टर फिल्म इन तीनों में से किसी एक की होती थी और जो बाकी के दो एक्टर्स थे उनकी फिल्म साल की सेकेंड या थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म होती थी। 1950s और 1960s को कंप्लीटली डोमिनेट करने के बाद विद द राइज ऑफ राजेश खन्ना, देव आनंद, राज कपूर और दिलीप कुमार का एक तरीके से फॉल हो गया था। और राज कपूर और दिलीप कुमार ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि उन लोगों को अब लीड रोल वाली फिल्म्स शायद ना मिले या फिर उस लेवल की लीड रोल वाली फिल्म्स ना मिले। और कहीं ना कहीं दिलीप कुमार और राज कपूर जो थे उन दोनों ने खुद को कैरेक्टर रोल्स में और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के रोल में अपने आप को ढाल लिया था। लेकिन अगर आप देव आनंद को देखोगे तो यू रियलाइज कि देव आनंद और उनके जो भाई थे चेतन आनंद एंड विजय आनंद, उनके साथ उनकी प्रोडक्शन कंपनी थी नवकेतन फिल्म्स। एंड देव आनंद ने 1970s में इवन आफ्टर द राइज एंड सुपरस्टारडम ऑफ राजेश खन्ना, इवन आफ्टर द राइज ऑफ सुपरस्टारडम ऑफ अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्र, देव आनंद खुद की फिल्म्स को डायरेक्ट करते चले गए, खुद की फिल्म्स को प्रोड्यूस करते चले गए एंड खुद की फिल्म्स को वो लिखते भी चले गए। 1970s के बाद ऐसी बहुत सी फिल्म्स देव आनंद की आई जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ लीड रोल्स में ही थे। और उस दौर में देव आनंद बहुत बड़े स्टार नहीं थे। अमिताभ बच्चन का राइज हो चुका था, राजेश खन्ना का राइज और फॉल हो चुका था एंड कहीं ना कहीं धर्मेंद्र का राइज भी हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी देव आनंद साहब इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि अब वो इंडिया के नंबर 1 लीड एक्टर नहीं है। लेकिन देव आनंद साहब ने खुद की फिल्म्स को डायरेक्ट करना शुरू किया, खुद की फिल्म्स को लिखना शुरू किया, खुद की फिल्म्स को प्रोड्यूस करना शुरू किया। इससे पहले हम उनके डायरेक्टोरियल फिल्म्स की बात करें, मैं जस्ट बात कर लेना चाहता हूं देव आनंद की कुछ कल्ट फिल्म्स में। और जो देव आनंद की कल्ट फिल्म्स थी वो थी बाजी, जाल, टैक्सी ड्राइवर, सीआईडी, काला बाजार, गाइड, जूल थीफ एंड जॉनी मेरा नाम। ये सारी फिल्म्स देव आनंद के बेस्ट वर्क्स में से हैं और ये सारी फिल्म्स 1950s और 1960s में रिलीज हुई थी। आफ्टर द राइज ऑफ राजेश खन्ना लोग कंटेम्प्रेरी लोग सीधे सीधे भूल चुके थे राज कपूर को और दिलीप कुमार काइंड ऑफ फिल्म्स को और देव आनंद काइंड ऑफ फिल्म्स को। और राजेश खन्ना इंडिया के पहले मेल सुपरस्टार थे और राजेश खन्ना के फॉल के बाद अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके गए। लेकिन अगर आप देखोगे देव आनंद को तो उनकी जो लास्ट फिल्म आई थी वो 2011 में आई थी। उस वक्त वो 88 ईयर्स के थे। उस फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस भी खुद किया था, उस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट भी खुद किया था, उस फिल्म को लिखा भी उन्होंने खुद ही था। और उस फिल्म में वो कंप्लीटली 2.5 घंटे एज अ लीड हीरो काम कर रहे थे एट एज ऑफ 88 ईयर्स। की जो सारी फिल्म्स हैं देव आनंद की, जो अंत की फिल्म्स स्पेशली 1970s के बाद जो उनकी फिल्म्स आई जिसको उन्होंने खुद ही डायरेक्ट किया, उन सारी फिल्म्स में वो खुद ही राइटर भी थे, खुद ही प्रोड्यूसर भी थे। उनके जो भाई थे चेतन आनंद, विजय आनंद, उनमें से किसी एक ने उनकी फिल्म में म्यूजिक भी दिया और उन्होंने अपने दोस्त यारों के साथ इन सारी फिल्म्स को किया। जो फिल्म्स देव आनंद ने एज अ डायरेक्टर की हैं, बस मैं उस फिल्म्स के बारे में याद करना चाहता हूं और इसका सिर्फ नाम सुन लो। ये फिल्म्स ये हैं: स्वामी दादा, आनंद और आनंद, हम नौजवान, सच्चे का बोलबाला, अव्वल नंबर, 100 करोड़, प्यार का तराना, गैंगस्टर, रिटर्न ऑफ जूल थीफ जो आई थिंक सीक्वल ही थी उनकी फिल्म की, एंड देन मैं 16 बरस की, सेंसर, लव एट टाइम स्क्वायर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड चार्जशीट। चार्जशीट उनकी लास्ट फिल्म थी जो 2011 में आई थी आफ्टर द डेब्यू ऑफ रणवीर कपूर, आफ्टर द डेब्यू ऑफ रणवीर सिंह एंड वरुण धवन के डेब्यू के जस्ट एक साल पहले चार्जशीट जो देवानंद की फाइनल फिल्म थी वो आई थी। 2005 में उनकी फिल्म आई थी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, 2003 में उनकी फिल्म आई थी लव एट टाइम स्क्वायर, 2001 में उनकी फिल्म आई थी सेंसर। और इन सारी फिल्म्स में अगर आप देखोगे, इन सारी फिल्म का पोस्टर भी देख लोगे, फिल्म्स तो खैर कोई नहीं देखेगा, इन फिल्म्स का पोस्टर भी देख लोगे तो यू विल फिगर आउट कि इन सारी फिल्म्स में देव आनंद इज प्लेइंग दैट बैडएस जो एक कॉलेज का प्रोफेसर प्ले कर रहे हैं या कोई पुलिस के डीसीपी प्ले कर रहे हैं या कोई जर्नलिस्ट प्ले कर रहे हैं जहां पे किसी लड़की का रेप हो जा रहा है या कहीं कोई मर्डर हो जा रहा है या फिर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है सोसाइटी में, और देव आनंद कंप्लीट बैडएस की तरह से आकर के उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। और इन सारी फिल्म्स में अगर आप अव्वल नंबर फिल्म को हटा दोगे तो उसमें सिर्फ एक नामी चेहरा था आमिर खान का। उसके अलावा इन सारी फिल्म्स में सारे न्यू कमर्स को देव आनंद ने लिया है, ऐसे लीड हीरोज, ऐसी लीड हीरोइन जिनको आगे जाके कभी काम भी नहीं मिला और वो लोग दे वर नॉट इवन गुड इनफ फॉर फिल्म्स, स्टिल देव आनंद ने उन लोगों को लिया। और ये चीज कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगी कि देव आनंद ने ऐसे लीड हीरोज, लीड हीरोइन को पैरेलल वे में अपने साथ इसलिए रखा ताकि फिल्म को जस्ट वो एक यूथ का फ्लेवर मिले एंड देन देव आनंद इज गोइंग टू बी द गाय हु विल सेव द डे। देव आनंद तो है ही बैड जो कंप्लीटली फिल्म को लीड कर रहे हैं, लेकिन फिल्म में बाकी कैरेक्टर्स को उन्होंने एकदम नए लड़के, एकदम नई लड़कियों को लिया फिल्म में उस यूथ को ऐड करने के लिए। और उन्होंने मेक श्योर किया कि जितने भी नए लड़के, नई लड़कियां हो, वो ऐसा ना हो कोई नामी हो, कोई ऐसा ना हो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो जो उनके काम को फिल्म में डोमिनेट कर जाए। राइट, ऑफ कोर्स ही कुड हैव नेवर टेकन इमरान हाशमी फॉर एग्जांपल इन 2000s, राइट, वो कभी भी विवेक ओबरॉय काइंड ऑफ बंदा या कोई भी नील नितिन मुकेश काइंड ऑफ लोग जो 2000s में एक्टिव थे, फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं, देव आनंद को मना नहीं कर सकते थे, एटलीस्ट उनकी स्क्रिप्ट सुनते तो। पर देव आनंद ने इन लोगों को कंसीडर नहीं किया। रैंक आउटसाइडर्स
पीपल हु आर नॉट गुड इनफ फॉर टीवी ऑल्सो, उन लोगों को देव आनंद ने अपनी कंपनी नवकेतन फिल्म्स के अंतर्गत साइन किया 2-2, 3-3 फिल्म्स के लिए। एंड जो सीन फिलर्स होते हैं ना, राइट, जो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं एक फिल्म में, उन लोगों को देव आनंद ने ऐसे अननोन चेहरों को लिया, इवन कैरेक्टर एक्टर्स के लिए, कोई भी नामी नाम, परेश रावल, जॉनी लीवर, आज पहले तो आपको नहीं दिखेंगे। वो लोग तो इसलिए नहीं दिखेंगे बिकॉज ऑफकोर्स देवानंद उन लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बट अगर एक फिल्म है, फिल्म कॉल्ड लव एट टाइम स्क्वायर, उसमें 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लीड हीरोज हैं देवानंद के साथ पैरेलली को लीड्स, और 2 लड़कियां हैं जो उन हीरोज की लव इंटरेस्ट है। देवानंद की कोई लव इंटरेस्ट नहीं है उस फिल्म में, बट देवानंद इज सेविंग द डे इन दैट फिल्म ऑल्सो। वो जो दोनों लड़के हैं, जो दोनों लड़कियां हैं, दे आर रैंक आउटसाइडर्स। वो फिल्म मैंने देखी है और उनको देख के ही समझ में आता है लड़के लड़कियों को कि इन लोग का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ हो ही नहीं सकता, इनको दूसरी फिल्म मिलेगी भी नहीं और उनको दूसरी फिल्म कभी मिली भी नहीं। और ऐसी बहुत सारी फिल्म्स में आपको देवानंद की जो डायरेक्टोरियल फिल्म्स, उसमें नए लड़के नए लड़कियां दिख जाएंगे जिनको उन फिल्म्स के अलावा कोई फिल्म मिली ही नहीं। और देवानंद ने चीज कंप्लीटली स्ट्रेटेजाइज करके किया था कि ऐसे लड़के लड़कियों को लो जो कि उनके काम को आउटशाइन ना कर पाए। और ये दिखाती है देवानंद का नार्सिसिज्म, ये दिखाती है देवानंद का नार्सिसिज्म। और ये नार्सिसिज्म, ये जो सेल्फ वर्शिप है, ये जो डिवोटेड टुवर्ड्स सेल्फ है, ये जो पर्सनल बिहेवियर होता है लोगों का, वो हिंदी फिल्म्स के लीड हीरो का होगा ही होगा, होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देवानंद का था और किसी का नहीं था। अगर आप धर्मेंद्र की फिल्मोग्राफी भी देखोगे तो you'll रियलाइज कि अनिल कपूर के राइज के बाद, संजय दत्त के राइज के बाद, जैकी श्रॉफ के राइज के बाद, सनी देओल के राइज के बाद 80s में धर्मेंद्र ने ऐसी मल्टीपल फिल्म्स की जो कि आप बी ग्रेड या सी ग्रेड काइंड ऑफ फिल्म्स बोल सकते हो, और मिथुन चक्रवर्ती, राइट, मिथुन चक्रवर्ती इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। उनकी एक फिल्म गुंडा एक कल्ट क्लासिक बन गई है, वो एक बी ग्रेड फिल्म है लेकिन वो कल्ट क्लासिक फिल्म बन गई और फिल्म को देखने में मजा भी आता है, डोंट गेट मी रॉन्ग, राइट। बट 90s में मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसी मल्टीपल फिल्म्स की जहां पे ही इज दैट गाय, जिसकी बहन के साथ कुछ गलत हो रहा है, जिसकी मां के साथ कुछ गलत हो रहा है, जिसके विलेज में कुछ गलत हो रहा है, एंड मिथुन चक्रवर्ती सेविंग द डे। और 90s में कंप्लीटली खान कुमार और देवगन और सनी देओल और गोविंदा का राइज हो चुका था, वो लोग ब्लॉकबस्टर्स दे रहे थे। स्टिल मिथुन चक्रवर्ती केप्ट चर्निंग ऑन दोस फिल्म्स, राइट। वो ऊटी में शिफ्ट हो गए थे, उनकी खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी थी और वहां पे वो खुद ही फिल्म्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, खुद ही फिल्म्स को डायरेक्ट कर रहे थे, स्ट्रगलिंग लोगों से फिल्म को डायरेक्ट करवा रहे थे, मेक श्योर कर रहे थे कि वो एज अ लीड हीरो वर्शिप के तौर पे आगे बढ़ते चले जाएं। और ये जो नार्सिसिज्म है ये लीड हीरोज में होता ही होता है, ये होगा ही होगा, ये होगा ही होगा यार। एज अ हिंदी फिल्म लीड हीरो अगर उस लेवल का स्टारडम आपको मिल चुका है, जो देव आनंद को मिला था, जो धर्मेंद्र को मिला था, जो मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, राइट। मे बी मिथुन चक्रवर्ती सुपरस्टार नहीं थे, देवानंद डेफिनेटली सुपरस्टार नहीं थे, लेकिन आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि इन लोगों को बहुत बड़े लेवल का स्टार्टअप मिला था, इनके नाम पे लोग फिल्म्स देखने आते थे और उसके बाद ये लोग कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि इनका फॉल हो रहा है, नए लड़के नए लड़कियां आकर के इनको रिप्लेस कर रहा है, और ये लोग इस चीज को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। देवानंद, क्योंकि जो तीनों भाई थे, देवानंद, चेतनानंद और विजय आनंद, तीनों प्रोमिनेंट थे अपने अपने फील्ड्स में एज डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स, इसलिए इन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी स्थापित की थी, नवकेतन फिल्म्स। और देवानंद को इसका फायदा मिला, उन्होंने खुद ही फिल्म्स को लिखा। देवानंद वाज नॉट राइटर। जो भी देवानंद की फिल्म है, बाजी या गाइड या जूल थीफ या जॉनी मेरा नाम, उस फिल्म को लिखा देवानंद ने नहीं था, उन फिल्म को डायरेक्ट देवानंद ने नहीं किया था, उनका म्यूजिक देवानंद का नहीं था, सिनेमाटोग्राफी देवानंद ने की थी, एडिटर देवानंद नहीं थे, किसी भी एस्पेक्ट में देवानंद इन्वॉल्व नहीं थे उस फिल्म के। इट्स जस्ट द फैक्ट कि वो सारी फिल्म जिन लोगों ने बनाई थी, जिन लोगों ने कंसीव की थी, जिन लोगों ने कंसेप्चुलाइज की थी, वो देव आनंद के लिए हुई थी। और जैसे भी लोगों का विजन चला गया, जैसे नए एक्टर्स आए, फिल्म्स का दौर बदला, म्यूजिक बदला, देव आनंद का फॉल हो गया। बट देव आनंद इसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए और उनको उनकी लेगेसी की बिल्कुल नहीं पड़ी थी, उनको उनकी लेगेसी की नहीं पड़ी थी। धर्मेंद्र साहब को उनकी लेगेसी की नहीं पड़ी थी, मिथुन चक्रवर्ती को उनकी लेगेसी की नहीं पड़ी थी। इट वाज जस्ट दैट जब तक मेरे पास पैसा है, मैं अपना पैसा जलाऊंगा, मैं एज ए लीड हीरो काम करता चला जाऊंगा। एंड आई पर्सनली थिंक इसमें कुछ गलत भी नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर देवानंद साहब की ये आखिरी ख्वाहिश थी कि यार यू नो व्हाट, मैंने स्टारडम देख लिया, मैं 50 साल का हो गया, मैं 55 साल का हो गया, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना ने मेरे को रिप्लेस कर दिया है, अब मेरे को एज अ लीड हीरो बेस्ट फिल्म्स, बेस्ट स्क्रिप्ट्स नहीं मिलेंगे, बेस्ट डायरेक्टर्स मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन मेरे पास एक प्रोडक्शन कंपनी है जहां पे मैं अपने पैसे जलाना चाहता हूं और खुद को एज अ लीड हीरो प्रेजेंट करना चाहता हूं, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसमें लिटरली कुछ गलत नहीं है। अगर हिमेश रेशमिया इस चीज को देखते हैं कि अक्षय कुमार को जो स्टारडम मिलता है, सलमान खान को जो स्टारडम मिलता है, वो एज अ फिल्म के लीड हीरो के तौर पर मिलता है, और मेरे पास पैसे हैं, मैं अपने पैसे जला सकता हूं और खुद के लिए फिल्म बना रहा हूं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर शान ने ये चीज करने की कोशिश की थी, मीका सिंह ने अपने लिए करने की कोशिश की थी, सोनू निगम ने किया था इन जाने दुश्मन एक अनोखी कहानी, तो इसमें गलत बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अगर आपको ये करना है तो आप कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके रिसोर्सेज हैं, आपकी अंतिम इच्छा बस यही है कि मैं एज अ हिंदी फिल्म लीड हीरो हमेशा काम करते चला जाऊं, चाहे बी ग्रेड फिल्म हो, सी ग्रेड फिल्म हो, जी ग्रेड फिल्म हो, मैं करता चला जाऊं, तो देवानंद ने उसमें कुछ भी गलत नहीं किया। बट देन यू गॉट टू रियलाइज कि देवानंद के बेटों को इसका बहुत बड़ा भुगतान करना ही करना पड़ा। उन ईयर्स में देवानंद अगर किसी प्रोडक्शन कंपनी में एज अ कैरेक्टर एक्टर काम कर लेते, एज अ
कोई बाप का रोल या साइड एक्टर का रोल प्ले कर लेते हैं। फॉर फिल्म्स लाइक सुभाष घई ने जो बनाई थी सौदागर काइंड ऑफ फिल्म, जहां पे राजकुमार और दिलीप कुमार का टकराव होता है, वो फिल्म के लिए देव आनंद को भी कंसिडर किया था सुभाष घई ने, बट देव आनंद वाज एडमेंट, वो बहुत जिद्दी इंसान थे, ही वाज अ नार्सिसिस्ट, वो सुनने को भी तैयार नहीं थे कि उनको एक व्हाइट हेयर के साथ एक फिल्म में प्रेजेंट किया जाएगा। एंड देव आनंद ने उस फिल्म की स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी थी, सुभाष घई के साथ उनकी प्रॉब्लम भी हो गई थी, ये ट्रिविया की बात है। एंड यू गॉट टू रियलाइज कि देव आनंद ने वो नहीं किया, देव आनंद अपने नार्सिज्म में खुद की फिल्म्स बनाते चले गए, खुद की फिल्म्स लिखते चले गए, खुद की फिल्म्स प्रोड्यूस करते चले गए, खुद की फिल्म्स डायरेक्ट करते चले गए। और वो जो अपकमिंग डायरेक्टर्स थे उस टाइम के, जो अपकमिंग प्रोड्यूसर्स थे उस टाइम के, वो कभी देव आनंद के साथ काम ही नहीं कर पाए। यश चोपड़ा ऑफ द वर्ल्ड, यश जोहर्स ऑफ द वर्ल्ड, नारेडवालास ऑफ द वर्ल्ड, बरजात्यास ऑफ द वर्ल्ड, इनकी किसी भी प्रोडक्शन कंपनी में देव आनंद किसी भी वे में एज अ एक्टर, एज अ बाप के रोल में, एज अ दादा के रोल में कभी काम ही नहीं किए, और वो कनेक्शंस कभी फॉर्म ही नहीं हुए। देव आनंद ने खुद के बेटे को ही लॉन्च किया, कोई उनके बेटे को लॉन्च करने को तैयार नहीं था। उस फिल्म में भी देव आनंद ने उस फिल्म का नाम रखा था आनंद और आनंद, उसमें भी देव आनंद एज दिस बैड एज कंप्लीटली काम कर रहे हैं, और उनके बेटे सुनील आनंद को उन्होंने लॉन्च किया था। देन यू गॉट टू रियलाइज कि फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बंद हो गई। ऑफ कोर्स किसी ने उसको सीरियसली लिया नहीं, सबको समझ में आ गया था इंडस्ट्री में कि देव आनंद अपने लिए सिर्फ फिल्म्स बना रहे हैं और अपने नार्सिज्म को फुलफिल कर रहे हैं, जो कि जैसा कि मैंने कहा गलत नहीं है, बट देन यू गॉट टू रियलाइज कि इसका भुगतान उनके बच्चों को करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंसान उनके बच्चों के साथ काम नहीं करेगा। सबको पता चल चुका है कि यार देव आनंद इज अ गाय, ही इज अ कंप्लीट नार्सिसिस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ हीरो वर्शिप ही चाहते हैं, और वो उतने ही इंटरफेयर करेंगे अपने बच्चों के काम में भी, उतने ही वो इंटरफेयर करेंगे उन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के काम में जो उनके बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, जो चाहेंगे इसमें प्रेजेंट करो, उसमें प्रेजेंट करो, सारे सीन्स इस पे शूट करो, और फिल्म की स्टोरी, फिल्म के स्क्रीन प्ले, फिल्म के बाकी कैरेक्टर्स मार खाते ही खाते हैं। और ये सेम चीज गोविंदा के साथ हो रही है। गोविंदा की जो लास्ट फिल्म थी आ गया हीरो, उसके बाद एक और उन्होंने फिल्म की थी रंगीला राजा, जो उन्होंने प्रोड्यूस की है, वो सब फिल्म्स को देख करके आपको समझ में आ जाता है कि गोविंदा अपना विजन लूज कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे कमाए हैं। उनके पास कोई खुद की बड़ी प्रोडक्शन कंपनी नहीं है, जो देव आनंद के पास थी। देव आनंद के पास इसलिए थी क्योंकि उनके दोनों भाई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स थे, राइट, और देव आनंद के पास पैसा था, इसलिए उनकी प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन फिल्म्स एक बड़ी कंपनी बन पाई थी। गोविंदा के पास कोई ऐसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर भाई नहीं है, फिर भी गोविंदा के पास पैसा है। गोविंदा ने अपनी एक नाम की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, उन्होंने आ गया हीरो काइंड ऑफ फिल्म्स और रंगीला राजा काइंड ऑफ फिल्म्स खुद के लिए फाइनेंस की, क्रिंजी रोल्स उसमें प्ले किए, बी ग्रेड काइंड ऑफ फिल्म्स बनाई। पूरा हिंदुस्तान समझ गया, गोविंदा के डाई हार्ट फैंस मेरे जैसे वो भी समझ गए गोविंदा अपना विजन लूज कर चुके हैं, और कोई भी इंसान गोविंदा के बेटे को लॉन्च करने को तैयार नहीं है। अगर आप गोविंदा के बेटे को देखोगे, आई थिंक यशवर्धन उनका नाम है, यशवर्धन आहूजा, ही इज अ गुड लुकिंग गाय यार, ही इज अ हैंडसम गाय, ही इज अ गुड लुकिंग गाय, और वो फिल्म्स में ब्रेक मिल जाए तो यू नेवर नो, क्या पता वो आगे चले जाए, ना भी चले जाए एज अ एक्टर, एज अ सेकंड लीड, एज अ पैरेलल लीड, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फिल्म में हिंदी फिल्म से जुड़ सकते हैं। कोई गोविंदा के बेटे को ब्रेक नहीं देने वाला, बिकॉज सबको पता चल चुका है कि हिज फादर इज अ नार्सिसिस्ट, और जो खुद के लिए नार्सिसिस्ट है वो अपने बेटों के काम के लिए, अपनी बेटी के काम के लिए भी उतना ही नार्सिसिस्ट रहेगा। गोविंदा ने बहुत सारे दावे किए थे जब उनकी बेटी का लॉन्च हो रहा था 2015 में, कि ये प्रोड्यूसर हम मेरी बेटी को लॉन्च करेगा, वो डायरेक्टर कंसीडर करने वाला है, 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी बड़े प्रोडक्शन कंपनी के साथ, सलमान खान ने मेरी बेटी का ऑडिशन लिया है। किसी ने गोविंदा की बेटी को कंसीडर नहीं किया, किसी ने गोविंदा की बेटी को कंसीडर नहीं किया, और कहीं ना कहीं आपको चीज दिखाई दे रही है कि गोविंदा एज अ फिल्म फैमिली, शायद गोविंदा के साथ उनकी फिल्म फैमिली भी खत्म हो जाएगी। जो देव आनंद के साथ हुआ, 3 भाई जो कि कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे थे 1950s और 1960s को विद देयर फिल्म्स। विजय आनंद एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे थ्रिलर फिल्म्स के, चेतन आनंद एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे रोमांटिक फिल्म्स के और कमिंग ऑफ एज फिल्म्स के, देव आनंद एक बहुत बड़े स्टार थे अपने एरा के, तीनों भाई एक फोर्स थे। आज की डेट में भी आपको कोई भी ऐसे 3 भाई दिखाई नहीं देते जो इतने पावरफुल थे, जो देव आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे। उनकी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बहुत बड़ी सक्सेसफुल प्रोडक्शन कंपनी थी, लेकिन उसके बाद भी उस प्रोडक्शन कंपनी का, उस इंसान की फैमिली का पतन हो गया इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द नार्सिसिज्म ऑफ देव आनंद, राइट। एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, ये हर बंदा करेगा। पॉलिटिक्स में लाल कृष्ण आडवाणी 95 ईयर्स के हो चुके हैं, उनको अगर मोदी जी टिकट देंगे, बोलेंगे आप चुनाव लड़ लो इस सीट से, तो वो मना नहीं करेंगे, 2014 में जसवंत सिंह जो वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के, वो रो रहे थे, ही वाज 76 एट दैट पॉइंट इन टाइम, वो रो रहे थे कि उनको टिकट नहीं मिला। वो यूनियन मिनिस्ट्री में भी थे, वो अच्छा खासा पॉलिटिकल करियर चल गया था, स्टिल एट द एज ऑफ 76 ही वांटेड अ टिकट। नाउ वो टिकट इस सीट से नहीं चाहते थे कि वो सीट कोई निकाल के बीजेपी को दे देंगे, वो एक सेफ सीट से खेलना चाहते हैं, राइट। जो एक ट्रेडिशनल बीजेपी की सीट है जहां पे बीजेपी हार नहीं सकती, वो सीट अपने लिए जसवंत सिंह चाहते थे, राइट। और फिर तो डिपेंड करता है कि जो लोग टिकट बांट रहे हैं वो आपको देंगे या नहीं देंगे। आडवाणी जी को कोई टिकट देने नहीं वाला, इसलिए आडवाणी जी चुनाव नहीं लड़ रहे। आडवाणी जी चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि वो लड़ना नहीं चाहते, उन्होंने रियलाइज कर लिया कि अरे यार मैं जीत नहीं सकता, मैं अपनी पार्टी पे काम नहीं आऊंगा। ऑफ कोर्स ही वांट्स टू सिट इन द लोकसभा, ऑफ कोर्स ही वांट्स टू सिट इन द लोकसभा, इट्स जस्ट दैट जो लोग वो टिकट बांट रहे हैं वो आडवाणी जी को टिकट नहीं देना चाहते। एंड सेम गोस फॉर देव आनंद, जो लोग उस टाइम पे बेस्ट फिल्म्स बना रहे थे वो देव आनंद को एज ए लीड हीरो कंसीडर नहीं करने वाले थे, और डेफिनेटली नहीं करने वाले थे, और देव आनंद को चीज पता थी, बट देव आनंद डिड नॉट वांट टू डू
कैरेक्टर रोल्स. देव आनंद डिड नॉट वांट टू डू एनी फादर का रोल या एनी रोल इन फिल्म्स लाइक सौदागर, जो एक कल्ट फिल्म बनी, एक ब्लॉकबस्टर बनी सुभाष की, जिसमें राजकुमार और दिलीप कुमार थे. वो फिल्म देव आनंद करना ही नहीं चाहते थे. देव आनंद इवन आफ्टर द राइज ऑफ अमिताभ बच्चन, उनके जूनियर धर्मेंद्र के राइज के बाद, with the rise of खान्स, कुमार देवगन, गोविंदा, सनी देओल, संजय दत्त, देवानंद इस चीज को मानने को तैयार नहीं था. अगेन जैसे कि मैंने क्या 2011 की फिल्म चार्जशीट फिल्म 2011 में आई. रणबीर कपूर के डेब्यू के 4 साल बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसमें वो प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी था, और 2.5 घंटे फिल्म में वही चला रहे हैं. रणवीर सिंह के डेब्यू के 1 साल के बाद चार्जशीट आई थी. वरुण धवन के डेब्यू के 1 साल पहले चार्जशीट आई थी. एंड यू गॉट टू रियलाइज द नार्सिसिज्म ऑफ दैट गाय. यू गॉट टू रियलाइज द नार्सिसिज्म ऑफ दैट गाय. ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं है यार कि मेरी लेगेसी का क्या हो. They don't care about their legacy. They don't care about their legacy. उनकी legacy बने बने ना बने ना बने, they just want to keep moving. They just want to keep moving. नार्सिसिज्म से कंज्यूम्ड है, एक हाई ईगो से कंज्यूम्ड है, बड़े स्टार रहे हुए हैं तो इस चीज को एक्सेप्ट कर नहीं सकते कि पैरेलल लीड करने पड़ेंगे. If you look at someone like अनिल कपूर, someone like अमिताभ बच्चन, राइट, उन्होंने इस चीज को रियलाइज कर लिया कि ओके अब हमारा दौर खत्म हो चुका है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बेस्ट स्क्रिप्ट्स हमको नहीं मिलेंगी, बेस्ट फिल्म्स हमको नहीं मिलेंगी, और अगर हम ईगो पे अपने खेलेंगे तो या तो हम भी बी ग्रेड फिल्म्स बनाते रह जाएं. अमिताभ बच्चन इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि उनकी एबीसीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बंद हो गई थी, बैंकरप्ट हो गई थी. और अनिल कपूर ने ये रियलाइज कर लिया यार कि मैं फालतू का टेंशन नहीं लूंगा कि खुद की फिल्म्स नार्सिसिज्म को फ्यूल करते हुए चला जाऊं, मेरे को क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी चाहिए. तो उन्होंने फिल्म्स लाइक वेलकम सपोर्टिंग कैरेक्टर एक्सेप्ट कर लिया, राइट. But then you have people like धर्मेंद्र, then you have people like मिथुन चक्रवर्ती, then you have people like गोविंदा, जिस चीज को मानने को ही तैयार नहीं है यार कि उनका दौर खत्म हो चुका, उनको बेस्ट स्क्रिप्ट्स नहीं मिलने वाली, बेस्ट फिल्म्स उनको नहीं मिलने वाली, टॉप की कंपनीज, टॉप के डायरेक्टर्स उनको लीड रोल्स के लिए तो कंसिडर नहीं करने वाले. एंड धर्मेंद्र को भी आप देख लो, जॉनी गद्दार उन्होंने एक प्रोमिनेंट फिल्म की थी जहां पे वो एक रोल में थे थोड़े से. एंड देन उनकी इस साल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आई है. उसके बाद उन्होंने जो फिल्म की अपने बच्चों में प्रोडक्शन कंपनी में, या अनिल शर्मा जो उनके बहुत बड़े दोस्त हैं, जिनको उन्होंने ब्रेक दिया था इन 80s, जो उनकी बी ग्रेड काइंड ऑफ फिल्म्स को डायरेक्ट करते थे शुरू में, उनकी फिल्म अपने में वो है, जॉनी गद्दार में वो है, यमला पगला दीवाना उनके खुद के बच्चों की फिल्म है उसमें वो है, देन रॉकी और रानी एट द एज ऑफ 85 इयर्स वो है. और धर्मेंद्र ने एक अच्छा बड़ा टाइम लूज कर दिया. टेक ऋषि कपूर फॉर एग्जांपल, राइट. ऋषि कपूर ने सेकंड इनिंग्स अपनी ज्यादा स्ट्रांग खेली एज कंपेयर टू हिज फर्स्ट इनिंग्स. अगर आप ऋषि कपूर की फर्स्ट इनिंग्स देखोगे, ही प्लेड द सेम गाय, वही स्वेटर पहन के, मफलर पहन के, लड़की के पीछे वो घूम रहा है वादियों में एंड ऑल दैट. सेकंड इनिंग्स में जो उन्होंने काम किया, दो दुन्नी चार काइंड ऑफ फिल्म्स में, अग्निपथ काइंड ऑफ फिल्म्स, रॉफ लाला, कपूर एंड सन्स काइंड ऑफ फिल्म्स में, विद फिल्म्स लाइक शुद्ध देसी रोमांस काइंड ऑफ फिल्म्स में, यू रियलाइज कि ऋषि कपूर ने जो अपने सेकंड इनिंग्स में खेला, इट्स अ डिफरेंट लेवल ओनली ऑल टुगेदर. जितना डिफरेंट कैरेक्टर्स ऋषि कपूर ने प्ले किया, मे बी अमिताभ बच्चन ने भी अपनी सेकंड इनिंग्स में नहीं किया. यू कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट, राइट. बट वो चीज मिथुन चक्रवर्ती को ने की, झक मार के की मिथुन चक्रवर्ती ने, जब उनके पूरे पैसे खत्म हो गए, जब उनकी पूरी फिल्म्स फ्लॉप हो गई, तब उन्होंने की. बट देवानंद वाज नॉट विलिंग टू डू इट. एंड इफ यू आस्क मी, ही वाज द बिगेस्ट नार्सिसिस्ट दैट इंडियन सिनेमा हैज एवर सीन, बिगर नार्सिसिस्ट देन गोविंदा आल्सो, बिकॉज़ फिल्म्स लाइक चार्जशीट या मिस्टर प्राइम मिनिस्टर या लव एट टाइम स्क्वायर, ये फिल्म्स नहीं चलने वाली. कि ये फिल्म्स का विजन कुछ नहीं. कि ये फिल्म्स बी ग्रेड सी ग्रेड काइंड ऑफ फिल्म्स है. कि लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं. कि आपके कंटेम्परेरीज आपके ऊपर हंस रहे हैं. आपके पोतों की उम्र के लोग स्टारडम देख रहे हैं और आप सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म्स कर रहे हो. इवन आफ्टर विनिंग द पद्म भूषण इन 2001, ही केप्ट ऑन डूइंग दोस फिल्म्स. और ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं किया जा सकता. फिर उनके बच्चों को उसका भुगतान करना पड़ता है. एंड यू गॉट टू रियलाइज कि इतने ज्यादा नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी इजी नहीं होते हैं. किस्सा है देवानंद का, जहां पे एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता उनका इंटरव्यू ले रहे थे, और इंटरव्यू में कुछ हुआ ऐसे कि देवानंद और शेखर गुप्ता बैठ गए, तो कैमरा के सामने शेखर गुप्ता आ रहे थे, और देवानंद एट द एज ऑफ 80 इयर्स आल्सो शेखर गुप्ता का जोर से हाथ पकड़ा उनको साइड कर दिया. शेखर गुप्ता को बहुत हर्ट हुआ. वो इंटरव्यू में भी आपको दिखाई देगा. बट देन शेखर गुप्ता की टीम ने उनको इशारा कर दिया कि लेट इट बी. बाद में शेखर गुप्ता को बोला गया कि वो लीड हीरो है एंड ही इज अ नार्सिसिस्ट. तो ये करने के लिए बहुत फेमस रहे भी हुए हैं, देवानंद काइंड ऑफ लोग. तो ऐसे लोग जो इतने ज्यादा नार्सिसिस्ट हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी डिफिकल्ट बिहेवियर अपना कंज्यूम करेंगे, कैरी करेंगे. और इसकी वजह से उनको तो कोई भुगतान नहीं करना पड़ता. उन्होंने अपना स्टारडम देख लिया, उन्होंने अपने पैसे कमा लिए, उन्होंने अपनी दुनिया घूम ली. उनके बच्चों को सेटअप करने के लिए ऐसे लोगों को बहुत डिफिकल्टी आती है. सुनील आनंद साहब जो उनके बेटे, उन्होंने एक ही फिल्म की, आनंद और आनंद. उसके बाद उन्होंने कुछ बी ग्रेड फिल्म्स की होगी यहाँ वहां, पर उनको कभी फिल्म्स मिली है, उनको कभी फिल्म्स मिलेगी भी नहीं, कोई इनको कंसिडर भी नहीं करेगा. उनके फादर का गुडविल का उनके बेटे को कोई फायदा नहीं मिलने वाला. एंड दैट्स द वे इट इज. तो जो हम बात करते हैं कि अर्जुन कपूर को नेपोटिज्म हो रहा है, सोनम कपूर को नेपोटिज्म हो रहा है, उसका रीजन ये यार कि उनके पेरेंट्स ने, उनके ग्रैंडफादर्स ने वो कनेक्शंस बिल्ड किए हैं जहां पे गुडविल का फायदा उनके बच्चों को मिलेगा. देव आनंद जैसे लोग, या गोविंदा काइंड ऑफ लोग, या मिथुन चक्रवर्ती को आप देख लो, उनको गुडविल का कोई भी फायदा नहीं मिला. मिथुन चक्रवर्ती के बेटे को किसी ने लॉन्च नहीं किया बिकॉज पीपल न्यू कि मिथुन चक्रवर्ती इज अ नार्सिसिस्ट. उनके बेटे को लॉन्च करोगे, वो इतना ही इंटरफेयर करेंगे, अपने बेटे को ऐसे प्रेजेंट करो, वैसे प्रेजेंट करो. कोई भी प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ऐसे में आपके बेटे को हाथ भी नहीं लगाएगा. देवानंद, प्रोमिनेंट गाय, स्टार ऑफ द 50s 60s, देवानंद, चेतन आनंद एंड विजय आनंद,
यू नो फोर्स, राइट, अ बिग फोर्स टू रेकन विद। उनकी एक बेहतरीन प्रोडक्शन कंपनी, वो प्रोडक्शन कंपनी भी आज बंद है क्योंकि बेटे के पास तो विजन तो था नहीं प्रोडक्शन कंपनी को आगे लेके जाने का। बेटे को काम भी नहीं मिला, देवानंद के गुडविल का भी काम नहीं मिला, एंड देवानंद ने जो पी ग्रेड फिल्म्स की, देवानंद वाज नेवर इवन कंसर्न कि उनकी लेगेसी क्या होगी। दैट्स द वे इट इज। चलो बाय।